हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं एक नया चैप्टर साम्यावस्था एक्विलिब्रियम के बारे में। यह है आपका एकक 7। ठीक है, एकक 6 तक आपको पढ़ा दिया गया है। यह आपका एकक 7 है जिसका नाम है साम्यावस्था एक्विलिब्रियम। आइए इसके परिचय के बारे में पढ़ा जाए। मैं मनीष गुप्ता अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आप कक्षा 11 रसायन विज्ञान भाग 1 पढ़ रहे हैं। स्टार्ट कर रहे हैं एकक 7 साम्यावस्था के बारे में। ध्यान से समझिएगा। अनेक जैविक एवं पर्यावरणीय प्रक्रियाओं में रासायनिक साम्य महत्वपूर्ण है। ठीक है, अनेक जैविक बायोलॉजिकल और पर्यावरणीय एटमॉस्फेरिक प्रक्रियाओं में रासायनिक साम्य महत्वपूर्ण होती है। जैसे उदाहरण के रूप में हमारे फेफड़ों से मांसपेशियों तक ऑक्सीजन के परिवहन एवं वितरण में ऑक्सीजन अणुओं तथा हीमोग्लोबिन के मध्य साम्य की एक निर्णायक भूमिका होती है। ठीक है, तो अनेक जैविक और पर्यावरणीय प्रक्रियाओं में रासायनिक साम्य महत्वपूर्ण होता है। उदाहरण के रूप में हमारे फेफड़ों से मांसपेशियों तक ऑक्सीजन का जो परिवहन और वितरण है, यह ऑक्सीजन अणुओं और हीमोग्लोबिन के बीच साम्य की एक निर्णायक भूमिका होती है। ऑक्सीजन अणुओं और हीमोग्लोबिन के बीच साम्य स्थापित होता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बंध बनता है और उसके माध्यम से यह हमारे फेफड़ों से मांसपेशियों तक ऑक्सीजन का परिवहन होता है। इसी प्रकार कार्बन मोनोऑक्साइड CO अणुओं तथा हीमोग्लोबिन के मध्य साम्य कार्बन मोनोऑक्साइड की विषाक्तता का कारण बनता है। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड अणु और हीमोग्लोबिन के बीच बंध जो है बहुत फास्ट बन जाता है। ठीक है, जिसके कारण ऑक्सीजन जो है वे हीमोग्लोबिन से नहीं जुड़ पाते हैं और शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसके कारण कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वह विषाक्तता का कारण बन जाता है। ठीक है, तो अनेक जैविक और पर्यावरणीय प्रक्रियाओं में रासायनिक साम्य महत्वपूर्ण है। हमारे फेफड़ों से मांसपेशियों तक ऑक्सीजन के परिवहन और वितरण में ऑक्सीजन अणुओं और हीमोग्लोबिन के मध्य साम्य की एक निर्णायक भूमिका होती है। इसी प्रकार कार्बन मोनोऑक्साइड अणुओं तथा हीमोग्लोबिन के मध्य साम्य कार्बन मोनोऑक्साइड की विषाक्तता का कारण बनता है। ठीक है, जब देखें ध्यान से, जब किसी बंद पात्र में, ठीक है, क्लोज पात्र है, जब किसी बंद पात्र में एक द्रव वाष्पित होता है, ठीक है, कोई बर्तन है जिसको आपने ढक दिया है, जब ढक देंगे तो वह बंद पात्र हो जाएगा और उसके अंदर पानी को गर्म करेंगे तो वाटर जो है क्या होगा, वाष्प के रूप में ऊपर आएगा। जब किसी बंद पात्र में एक द्रव वाष्पित होता है तो उच्च गतिज ऊर्जा वाले अणु द्रव की सतह से वाष्प अवस्था में चले जाते हैं। ठीक है, जब किसी बंद पात्र में आप द्रव को गर्म करेंगे जिसके कारण द्रव वाष्पित होगा, तो जो उच्च गतिज ऊर्जा वाले अणु होंगे वे पहले द्रव की सतह से वाष्प प्रवस्था में चले जाते हैं तथा अनेक जल के अणु द्रव की सतह से टकराकर, ठीक है, अनेक जल के अणु जो हैं द्रव की सतह से टकराकर वाष्प प्रवस्था से द्रव प्रवस्था में समाहित हो जाते हैं। क्योंकि पात्र जो है, बर्तन जो है बंद है, जिसके कारण अनेक जल के अणु जो हैं वह द्रव की सतह से टकराते हैं और टकराकर वाष्प प्रवस्था से द्रव प्रवस्था में समाहित हो जाते हैं। जिनकी गतिज ऊर्जा अधिक होती है वे अणु जो हैं द्रव की सतह से वाष्प प्रवस्था में चले जाते हैं। इस प्रकार द्रव और वाष्प के मध्य एक गतिज साम्य स्थापित हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार द्रव और वाष्प के बीच में एक गतिज साम्य स्थापित हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप द्रव की सतह पर
एक निश्चित वाष्प दाब उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण द्रव की सतह पर एक निश्चित वाष्प दाब उत्पन्न हो जाता है। जब जल का वाष्पन प्रारंभ हो जाता है, ठीक है, जब जल का वाष्पन प्रारंभ हो जाता है तब जल का वाष्प दाब बढ़ने लगता है और अंत में स्थिर हो जाता है। जब जल का वाष्पन प्रारंभ हो जाता है तब जल का वाष्प दाब बढ़ने लगता है और अंत में स्थिर हो जाता है। ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि निकाय जो है साम्य अवस्था में स्थापित हो गई है। जब जल का वाष्पन प्रारंभ हो जाता है तब जल का वाष्प ताप बढ़ने लगता है और फिर अंत में स्थिर हो जाता है। ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि निकाय जो है, सिस्टम जो है में साम्य अवस्था स्थापित हो गई है। ठीक है, यद्यपि यह साम्य जो है स्थैतिक नहीं है। यह जो साम्य स्थापित हुआ है वह स्थैतिक नहीं है। द्रव की सतह पर द्रव और वाष्प के बीच अनेक क्रियाकलाप होते रहते हैं। द्रव की सतह पर द्रव और वाष्प के बीच अनेक क्रियाकलाप होते रहते हैं। इस प्रकार साम्यावस्था पर वाष्पन की दर संघनन दर के बराबर हो जाती है। साम्यावस्था पर वाष्पन की दर जो है वह संघनन दर के बराबर हो जाती है। इसे इस प्रकार दर्शाया जा सकता है, H2O द्रव उत्क्रमणीय H2O वाष्प। साम्य अवस्था स्थापित हो गई। उत्क्रमणी का निशान यहाँ पर आप देख रहे हैं जो दो तीरों द्वारा दिखाया गया, दोनों अर्ध तीर हैं, जिसमें H2O द्रव से वाष्प में बदल रहा है और H2O वाष्प से द्रव में बदल रहा है। यहाँ दो अर्ध तीर जो हैं इस बात को दर्शाते हैं कि दोनों दिशाओं में प्रक्रियाएं साथ साथ होती हैं। दोनों दिशाओं में प्रक्रियाएं क्या होती हैं? साथ साथ होती हैं। तथा अभिकारक और उत्पाद के साम्यावस्था पर मिश्रण को साम्य मिश्रण कहते हैं। यहाँ जो अर्ध तीर आप देख रहे हैं वह इस बात को दर्शाते हैं कि दोनों दिशाओं में प्रक्रियाएं साथ साथ होती हैं और अभिकारक और उत्पाद के साम्यावस्था पर मिश्रण को साम्य मिश्रण कहते हैं। भौतिक प्रक्रमों तथा रासायनिक अभिक्रियाओं दोनों में साम्यावस्थापित हो चुकी है। ठीक है, भौतिक प्रक्रमों तथा रासायनिक अभिक्रियाओं दोनों में साम्य अवस्था स्थापित हो सकती है। भौतिक प्रक्रम में भी साम्य अवस्था स्थापित हो सकती है और रासायनिक अभिक्रिया में भी साम्य अवस्था स्थापित हो सकती है। अभिक्रिया का तीव्र अथवा मंद होना, अभिक्रिया तीव्र होगी कि मंद होगी, फास्ट होगी कि स्लो होगी, उसकी प्रकृति यह प्रायोगिक परिस्थिति पर निर्भर करता है। अभिक्रिया का तीव्र और मंद होना उसकी प्रकृति और प्रायोगिक परिस्थिति पर निर्भर करता है। ठीक है, जब स्थिर ताप पर एक बंद पात्र में अभिकारक क्रिया करके उत्पाद बनाते हैं तो उनकी सांद्रता धीरे धीरे कम हो जाती है और उत्पादों की सांद्रता बढ़ती रहती है। जब स्थिर ताप पर एक बंद पात्र में अभिक्रियक क्रिया करके उत्पाद बनाते हैं तो उनकी सांद्रता जो है धीरे धीरे कम होती जाती है तथा उत्पाद की सांद्रता बढ़ती जाती है। किंतु कुछ समय पश्चात न तो अभिक्रियक के सांद्रण में और न ही उत्पाद के सांद्रण में कोई परिवर्तन होता है। कुछ समय बाद न तो अभिकारक के सांद्रण में और न ही उत्पादों के सांद्रण में कोई परिवर्तन होता है। ऐसी स्थिति में निकाय में गतिक साम्य स्थापित हो जाता है। इस कंडीशन में, ऐसी परिस्थिति में, ऐसी स्थिति में सिस्टम में, निकाय में गतिक साम्य स्थापित हो जाता है, डायनामिक इक्विलिब्रियम स्थापित हो जाती है तथा अग्र और पश्चगामी अभिक्रियाओं की दरें समान हो जाती हैं। फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन की जो रेट हैं वे इक्वल हो जाती हैं, समान हो जाती हैं। ठीक है, आप पढ़ रहे हैं एकक 7
साम्यावस्था के बारे में हम परिचय बता रहे हैं। इसमें आपको बताया गया कि अनेक जैविक और पर्यावरणीय प्रक्रियाओं में रासायनिक साम्य महत्वपूर्ण होती हैं। जैसे हमारे फेफड़ों से मांसपेशियों तक ऑक्सीजन के परिवहन और वितरण में ऑक्सीजन अणुओं और हीमोग्लोबिन के मध्य साम्य एक निर्णायक भूमिका निभाता है। इसी प्रकार कार्बन मोनोऑक्साइड अणुओं और हीमोग्लोबिन के मध्य भी साम्य कार्बन मोनोऑक्साइड की विषाक्तता का कारण बनता है। ठीक है। जब किसी बंद पात्र में एक द्रव वाष्पित होता है तो उच्च गतिज ऊर्जा वाले अणु, जिनकी गतिज ऊर्जा उच्च होती है, तो उच्च गतिज ऊर्जा वाले अणु द्रव की सतह से वाष्प अवस्था में चले जाते हैं तथा अनेक जल के अणु द्रव की सतह से टकराकर वाष्प प्रवस्था से द्रव प्रवस्था में समाहित हो जाते हैं। ठीक है। इस प्रकार द्रव और वाष्प के मध्य एक गतिज साम्य स्थापित हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप द्रव की सतह पर एक निश्चित वाष्प दाब उत्पन्न हो जाता है। जब जल का वाष्पन प्रारंभ हो जाता है तब जल का वाष्प दाब बढ़ने लगता है और अंत में स्थिर हो जाता है। ठीक है। ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि निकाय में साम्य अवस्था स्थापित हो गई है। यद्यपि यह साम्य स्थैतिक नहीं है तथा द्रव के सतह पर द्रव और वाष्प के बीच अनेक क्रियाकलाप होते रहते हैं। इस प्रकार साम्य अवस्था पर वाष्पन की दर संघनन के दर के बराबर हो जाती है। ठीक है। इसे इस प्रकार दर्शाया जा सकता है, H2O द्रव उत्क्रमणी H2O वाष्प। ठीक है। यहाँ पर दो अर्धतीर हैं। यहाँ दो अर्धतीर इस बात को दर्शाते हैं कि दोनों दिशाओं में प्रक्रियाएं साथ साथ होती हैं तथा अभिक्रियकों और उत्पादों के साम्य अवस्था पर मिश्रण को साम्य मिश्रण कहते हैं। ठीक है। भौतिक प्रक्रमों तथा रासायनिक अभिक्रियाओं दोनों में साम्य अवस्था स्थापित हो सकती है। अभिक्रिया का तीव्र अथवा मंद होना उसकी प्रकृति और प्रायोगिक परिस्थिति पर निर्भर करता है। जब स्थिर ताप पर एक बंद पात्र में अभिकारक क्रिया करके उत्पाद बनाते हैं तो उनकी सांद्रता धीरे धीरे कम हो जाती है और उत्पादों की सांद्रता बढ़ती रहती है, किंतु कुछ समय पश्चात न तो अभिकारक के सांद्रण में और न ही उत्पाद के सांद्रण में कोई परिवर्तन होता है। ऐसी स्थिति में निकाय में गतिक साम्य स्थापित हो जाता है तथा अग्र और पश्चगामी अभिक्रियाओं की दरें समान हो जाती है। ठीक है। इसी कारण इस अवस्था में अभिक्रिया मिश्रण में उपस्थित विभिन्न घटकों के सांद्रण में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है। इस आधार पर कि साम्य अवस्था पहुंचने तक कितनी अभिक्रिया पूर्ण हो चुकी है, समस्त रासायनिक अभिक्रियाओं को निम्नलिखित 3 समूहों में वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है। साम्य अवस्था पहुंचने तक कितनी अभिक्रिया पूर्ण हो चुकी हैं, समस्त रासायनिक अभिक्रियाओं को निम्नलिखित 3 समूहों में वर्गीकृत किया जाता है। पहला यह है कि प्रथम समूह में वे अभिक्रियाएं आती हैं जो लगभग पूर्ण हो जाती हैं साम्य अवस्था पर। प्रथम समूह में वे अभिक्रियाएं आती हैं जो लगभग पूर्ण हो जाती हैं तथा अभिकारकों की सांद्रता नगण्य रह जाती है। कुछ अभिक्रियाओं में तो अभिकारकों की सांद्रता इतनी कम हो जाती है कि उनका परीक्षण प्रयोग द्वारा संभव नहीं हो पाता है। ठीक है। समस्त रासायनिक अभिक्रियाओं को निम्नलिखित 3 समूहों में वर्गीकृत किया जाता है। पहला जो समूह है उसमें वे अभिक्रियाएं आती हैं जो लगभग पूर्ण हो जाती हैं तथा अभिकारकों की सांद्रता नगण्य रह जाती हैं। कुछ अभिक्रियाओं में तो अभिकारकों की सांद्रता इतनी कम हो जाती है कि उनका परीक्षण प्रयोग द्वारा संभव नहीं हो पाता है। जबकि द्वितीय समूह में वे अभिक्रियाएं आती हैं जिनमें बहुत कम मात्रा में उत्पाद बनते हैं। ठीक है।
द्वितीय समूह में वे अभिक्रियाएं आती हैं जिनमें बहुत कम मात्रा में उत्पाद बनते हैं तथा साम्यावस्था पर अभिकारकों का अधिकतर भाग अपरिवर्तित रह जाता है। ठीक है, द्वितीय समूह में वे अभिक्रियाएं आती हैं जिनमें बहुत कम मात्रा में उत्पाद बनते हैं तथा साम्यावस्था पर अभिकारकों का अधिकतर भाग जो है अपरिवर्तित रह जाता है। तृतीय समूह में उन अभिक्रियाओं को रखा गया है जिनमें अभिकारक और उत्पाद की सांद्रता साम्यावस्था में तुलना योग्य हो। ठीक है, तृतीय समूह में उन अभिक्रियाओं को रखा गया है जिनमें अभिकारकों और उत्पादों की सांद्रता जो है साम्यावस्था में तुलना योग्य हो। ठीक है, तो इस तरह से समस्त रासायनिक अभिक्रियाओं को 3 समूहों में वर्गीकृत कर दिया गया है। साम्यावस्था पर अभिक्रिया किस सीमा तक पूर्ण होती है यह उसकी प्रायोगिक परिस्थितियों पर निर्भर करता है। ठीक है, साम्यावस्था पर अभिक्रिया जो है किस सीमा तक पूर्ण होती है यह उसकी प्रायोगिक परिस्थितियों अर्थात अभिकारकों की सांद्रता, ताप आदि पर निर्भर करती है। उद्योग तथा प्रयोगशाला में परिचालन परिस्थितियों का इष्टतमीकरण करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। उद्योग तथा प्रयोगशाला में परिचालन परिस्थितियों ऑपरेशनल कंडीशंस का ऑप्टिमाइज करना बहुत महत्वपूर्ण होता है ताकि साम्यावस्था का झुकाव इच्छित उत्पाद की दिशा में हो। ठीक है, उद्योग तथा प्रयोगशाला में परिचालन परिस्थितियों ऑपरेशनल कंडीशंस का ऑप्टिमाइज करना बहुत महत्वपूर्ण होता है ताकि साम्यावस्था का झुकाव जो है इच्छित उत्पाद की दिशा में हो। इस अध्याय में, इस एकक में हम भौतिक तथा रासायनिक प्रक्रमों में साम्य के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं के साथ साथ जलीय विलयन में आयनों के साम्य, जिसे आयनिक साम्य कहा जाता है, को भी सम्मिलित करेंगे। ठीक है, तो इस अध्याय में आप जो है भौतिक और रासायनिक प्रक्रम में साम्य के बारे में पढ़ेंगे, इसके साथ साथ आयनिक साम्य के बारे में भी चर्चा होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था आपका साम्यावस्था अध्याय 7 एकक 7 के परिचय के बारे में। इस चैप्टर के पढ़ने का हमारा उद्देश्य क्या है, टारगेट क्या है, तो इस चैप्टर को जब आप कंप्लीट करेंगे, इस एकक के अध्ययन के बाद जो है आप भौतिक और रासायनिक प्रक्रियाओं में साम्य की गतिक प्रकृति की पहचान कर सकेंगे, भौतिक और रासायनिक प्रक्रियाओं के साम्य के नियम को व्यक्त कर सकेंगे, साम्य के अभिलक्षणों को अव्यक्त कर सकेंगे, किसी दी गई अभिक्रिया के लिए साम्य स्थिरांक व्यंजक लिख सकेंगे, केपी और केसी के मध्य संबंध स्थापित कर सकेंगे, अभिक्रिया की साम्यावस्था को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों की व्याख्या कर सकेंगे। इसके अलावा आप आरेनियस, ब्रॉन्स्टेड, लोरी, लुईस धारणाओं के आधार पर पदार्थों को अम्ल तथा क्षारों में वर्गीकृत कर सकेंगे। अम्ल और क्षारों के सामर्थ्य की व्याख्या उनके आयन स्थिरांक के रूप में कर सकेंगे। भौतिक ठीक है विद्युत अपघट्य तथा सम आयन की सांद्रता पर आयनन मात्रा की निर्भरता की व्याख्या कर सकेंगे। हाइड्रोजन आयन की मोलर सांद्रता का पीएच स्केल के रूप में वर्णन कर सकेंगे। जल के आयनन इसकी अम्ल और क्षार के रूप में दोहरी भूमिका का वर्णन आप कर सकेंगे। लास्ट में जाते जाते आप जल के आयनिक गुणनफल तथा pKw में अंतर कर सकेंगे, बफर विलयन के उपयोग को समझ सकेंगे और अंतिम टॉपिक जो होगी आपकी विलेयता गुणनफल स्थिरांक की गणना कर सकेंगे। ठीक है, तो इन सारे हेडिंग्स की चर्चा जो है इस चैप्टर में की जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां चर्चा करेंगे हम इस चैप्टर के पहले हेडिंग के बारे में। धन्यवाद।